Good morning, everyone. Today we will learn about monetary policy. मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति अगर हम साधारण अर्थ में इसको समझें तो ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि मनी की सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है। किससे संबंधित है ये? मुद्रा से संबंधित, यानी मुद्रा की सप्लाई को हम कह सकते हैं, यानी कंट्रोल करती है। और इनडायरेक्ट रूप से मनी की सप्लाई किससे कंट्रोल होती है? इंटरेस्ट रेट से। तो ऐसी नीति जो कि मुद्रा की सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करे, साधारण अर्थ में उसको हम मौद्रिक नीति कह सकते हैं। यानी मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंक की एक तरह से शाख नीति से होता है, क्योंकि जो मौद्रिक नीति है वो हमारे देश के अंदर कौन बनाता था? केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती थी। हालांकि इसमें बाद में 2016 के बाद में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इनके लिए एक समिति बना दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें पहले की, तो केंद्रीय बैंक जो कि हमारा आरबीआई है, वो क्या बनाता था? मौद्रिक नीति को बनाता था। यानी एक तरह से मौद्रिक व्यवस्था के संचालन, नियमन, उसका नियंत्रण, ये सब करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा जो नीति बनाई जाती थी उसको क्या कहा जाता था? मौद्रिक नीति कहा जाता था। यानी मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष संबंध जो होता है वो मुद्रा की पूर्ति के नियमन से होता है, यानी उसकी सप्लाई को क्या करना? कंट्रोल करना। मुद्रा का मूल्य और उसकी पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले जैसे अनेक कारक होते हैं, मौद्रिक हो सकता है, गैर मौद्रिक हो सकता है, इन सबको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मौद्रिक नीति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी भारत के संबंध में। पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, जो कि हमारे यहाँ पे कौन है? आरबीआई या केंद्रीय बैंक, जनरली द सेंट्रल बैंक, कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यानी क्या करता है? अर्थव्यवस्था के अंदर जो मनी की सप्लाई होती है, पूर्ति होती है, उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। कैसे करेंगे कंट्रोल? बाय एक्सरसाइजिंग इट्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स। यानी जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, उसके द्वारा। और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मनी सप्लाई को जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कंट्रोल करती है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके द्वारा किसको कंट्रोल किया जाता है? मनी की जो सप्लाई होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। और हम जो ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कि जो मूल्य स्थिरता है, प्राइस स्टेबिलिटी है, वो क्या रहे? बनी रहे। और क्या? एंड अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। कि हम ये सारी चीजें कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? हमारा टारगेट क्या है लास्ट? तो हमारा टारगेट होता है आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी हम क्या करते हैं कि मेंटेन करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी को, किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ को। और किसके द्वारा करेंगे? हम कंट्रोल करेंगे इसको जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके द्वारा। किसको? जो सप्लाई ऑफ मनी है एक इकोनॉमी के अंदर। और जनरली ये किसके द्वारा किया जाएगा? सेंट्रल बैंक के द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये कहलाती है मौद्रिक नीति। अब हम एक डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी एज ए प्रोसेस कैसे कार्य करता है, ये मौद्रिक नीति कैसे कार्य करती है। हमने ये बोल तो दिया कि ये ठीक है, सप्लाई को कंट्रोल करेगी, इंटरेस्ट रेट के द्वारा कंट्रोल करेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाएगी, ये सारा बोल दिया। लेकिन कैसे करता है? जैसे स्टार्टिंग में आपको दे रखा है इंटरेस्ट रेट, कोई भी ब्याज की दर है। अब ब्याज की दर अगर आप बढ़ाएंगे तो जो लोग लोन ले रहे हैं उनके लिए क्या होगा? पैसा महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा तो मनी की सप्लाई क्या होगी? लोग कम मांगेंगे मुद्रा को बैंक से, कम मांगेंगे तो बैंक भी डिमांड क्या करेगा? कम करेगा, तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो जो इन्वेस्टमेंट है या जो लोन है वो क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं। तो मनी की सप्लाई क्या होती है? डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाती है, मनी की सप्लाई भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ती है या घटती है तो वो क्या करती है? इन्फ्लेशन और ग्रोथ को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे मनी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। कैसे? मनी सप्लाई बढ़ी, मनी सप्लाई बढ़ेगी कारण इन्वेस्टमेंट बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण जो चीज़ें हैं उनकी पूर्ति बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है, तो उनकी चीज़ों के रेट भी क्या हो जाते हैं? हाई होने स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो चीज़ों के रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब हर चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सबको रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिला तो क्या होगी? ग्रोथ भी होगी। और जस्ट उल्टा अगर इसका हम देखना चाहें तो जो होगा वो, अगर मनी सप्लाई कम है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, चीज़ों के प्राइस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो एक तरह से इंटरेस्ट रेट को जैसे जैसे चेंज किया गया उससे मनी सप्लाई चेंज होती है, मनी सप्लाई जैसे चेंज करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन या ग्रोथ चेंज होती है। और जब इन्फ्लेशन और ग्रोथ है इसको वापस हमें कंट्रोल करना है तो हम इंटरेस्ट रेट्स को वापस कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन हो रही है, मनी सप्लाई क्या है? ज़्यादा है, तो हम इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। जब हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाएगी तो मनी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होंगे और चीज़ों के रेट वापस क्या हो जाने स्टार्ट हो जाएंगे? कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी एक चक्कर के रूप में ये चीज़ें चलती रहती है। अब बात करते हैं कि हु डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो
मौद्रिक नीति है उसका निर्धारण कौन करता है? तो अगर हम बात करें 2016 से पहले की, तो जो केंद्रीय बैंक होता था उसके द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता था। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती थी? केंद्रीय बैंक, और जो कि हमारा कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 2016 के बाद में, 2016 तक क्या था? आरबीआई गवर्नर आरबीआई करता था, और आरबीआई का मेन अधिकारी कौन होता है? आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई गवर्नर डिसाइडेड द पॉलिसी रेट्स, वो पॉलिसी रेट या मौद्रिक जो नीतियां थी उसको निर्धारण करता था। उसकी जो अलग अलग दरें होती थी उसके द्वारा मौद्रिक नीति को इंप्लीमेंटेशन किया जाता था। लेकिन 2016 के बाद में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई। अभी हम इसमें देखेंगे लेक्चर में आगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन होता है, कैसे वो कार्य करती है। तो अगर हम इस सवाल की बात करें कि अब वर्तमान में अगर कौन निर्धारण कर रहा है हमारी मौद्रिक नीति, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और वो क्या करती है? पॉलिसी रेट निर्धारण करती है। तो 2016 से अगर पहले पूछा जाए आपसे तो कौन करता था? आरबीआई गवर्नर के द्वारा, और या केंद्रीय बैंक, जो भी ऑप्शन में आपको दिया हो। और अगर हम अब की बात करें तो मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो पॉलिसी रेट्स हैं उनका निर्धारण किया जाता है। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। आरबीआई एक्ट के अंदर, आरबीआई एक्ट आपको पता है कि 1934 है। किसके लिए? हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, कुछ पर्पज के लिए। कौन सा? मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, यानी जो मूल्य स्थिरता है उसको बना के रखा जाए, यानी मूल्य ज्यादा बढ़े भी ना, ज्यादा कम भी ना हो। एक लिमिटेशन के अंदर अगर आपका प्राइस राइज हो रहा है तो उसको दिया गया, वो हम देखेंगे कि वो क्या है और कितना है। तो इसका पर्पज क्या था? मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी भी हमें क्या रखना है? सिर्फ ये ही ध्यान नहीं रखना था कि सिर्फ मूल्य को नियंत्रित कर रखा जाए। अगर मूल्य नियंत्रित ही रख लिए जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रभावित हो जाएगी। कोई भी बिजनेसमैन है वो प्रोडक्शन कब करता है? जब उसकी चीज़ों के रेट उसे अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब उसे रेट ज़्यादा मिलेंगे तभी तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। अगर उसे एक फिक्स रेट मिलेगा, फिक्स लाभ मिलेगा, तो वो भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो प्राइस को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है, नहीं कि उसको रोकना होता है। यानी इतने तक बढ़ने की उसको परमिशन दी जाती है जहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित नहीं होती है। यानी हमें क्या ध्यान में रखना है? कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। उसके साथ में हमें क्या करना है? प्राइस स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया गया था? आरबीआई एक्ट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन की बात की गई। इसमें क्या था कि गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एक्स ऑफिशिएट चेयरमैन ऑफ द, ये कमेटी होती है जिसके अंदर 6 सदस्य होते हैं, और इसका जो मेन व्यक्ति होता है ऑफिशिएट, एक्स ऑफिशिएट जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। फरवरी 2015 तक भारत ने क्या था? लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे को स्वीकार किया था। इससे पहले क्या था कि स्ट्रिक्ट रखा जाता था कि प्राइस को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जो हमारा घाटा बढ़ रहा है उसको भी नहीं बढ़ना दिया जाएगा। लेकिन 2015 के बाद में एक लचीली मुद्रास्फीति नीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे को स्वीकार किया गया, और इसी के अंतर्गत मई 2016 से आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके, क्योंकि पहले मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता था? आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट में इसके लिए संशोधन करना पड़ा। आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके एक वैधानिक आधार पर इसका इंप्लीमेंटेशन किया गया। किसका? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इसमें क्या होते हैं? आपके 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी 6 मेंबर में, इसके अलग अलग बताए होंगे मेंबर। 3 मेंबर इसके गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के व्यक्ति नहीं होते, और 3 व्यक्ति आरबीआई के द्वारा होते हैं। तो एक 6 मेंबर की कमेटी होती है मौद्रिक नीति समिति, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसका गठन किया गया था आरबीआई के द्वारा एक्ट के अंतर्गत, और 5 साल के लिए। किसके लिए? प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए, और मनी सप्लाई पे नियंत्रण रखने के लिए। इन सब के लिए क्या किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। अब इसका एक हम देख लेते हैं किसकी जो मौद्रिक नीति समिति है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें किस हिसाब से सदस्य होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं, आपको बताया गया। 3 व्यक्ति जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, और किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन वो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होते हैं। होते तो क्या होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होंगे। और 3 व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? आरबीआई की तरफ से होते हैं। और जो आरबीआई का चेयरमैन होता है वो इसका एक्स ऑफिशिएट होता है। यानी अगर इसमें कोई भी निर्णय लेना है और व्यक्ति उसमें मतदान करते हैं, तो अगर मतदान बराबर आ रहा है तो आरबीआई के गवर्नर को ये अधिकार होता है कि वो निर्णायक मत दे सकता है। तो ये है इसके एक संगठनात्मक ढांचा 6 मेंबर का। अब इन 6 मेंबर का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए क्या किया गया है कि एक गवर्नमेंट नॉमिनी जो होते हैं वो एमपीसी के लिए जो सिलेक्टेड होते हैं उनके लिए सर्च कमेटी बनाई जाती है, सिलेक्शन कमेटी, जो उनका निर्धारण करती है कि 6 व्यक्ति कैसे फाइनल किए जाएंगे। उसमें कमेटी में कौन कौन होता है? पहला व्यक्ति होता है आरबीआई गवर्नर, दूसरा कैबिनेट सेक्रेटरी, और तीसरा इकोनॉमिक अफेयर के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और 3 एक्सपर्ट लिए जाते हैं जो कि किससे संबंधित होते हैं? आपके आर्थिक, इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड से रखते हैं, बैंकिंग या फिर फाइनेंस से संबंधित रखते हैं। उन 3 एक्सपर्ट्स को इसके अंदर शामिल किया जाता है और इसका निर्धारण किया जाता है, और उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें एमपीसी की,
तो ये क्या करती है, मौद्रिक नीति समिति जो होती है वो हर 2 महीने में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, पॉलिसी रेट निर्धारण करती है। लेकिन अब की बार जो है उसका जो सितंबर लास्ट और अक्टूबर के लिए जो रिपोर्ट आनी थी वो अब की बार नहीं जारी की गई है। हालांकि ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये चीज़ ना जारी की गई हो। अब ये क्यों नहीं किया गया, तो इसका एक मुख्य कारण है वो ये है कि इसके अंदर से जो 3 मेंबर थे वो रिटायर हो चुके हैं, और गवर्नमेंट जो नए मेंबर को अपॉइंट करना था उनके सिलेक्शन में अभी तक असफल रही है। उन्होंने उनको अपॉइंट नहीं किया है, तो एक ही मेजर कारण निकल के सामने आता है कि उन पद खाली होने के कारण ये चीज़ें अभी अब की बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जारी करती है वो अब की बार ये जारी नहीं कर पाई, और ऐसा पहली बार हुआ है। अब बात करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका गोल क्या है, मेन उद्देश्य क्या होता है। तो आपको क्या बताया अभी कि एक तरह से इसका मेन उद्देश्य होता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। तो ये एक डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया है कि हालांकि अगर हम वर्तमान में बात करें तो एक इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति एक ऐसा विषय हो गया जिसने हर देश को अपने अंदर प्रभावित कर लिया है। आपने इन दिनों न्यूज़पेपर के अंदर भी देखा होगा कि जैसे वेनेजुएला ने 1 लाख रुपए का नोट जारी किया है। अगर हम आज के दिन की अखबार की बात करें तो आप पढ़ोगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि उसने 1 लाख रुपए का नोट जारी किया, और उसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो वो कुछ भी नहीं परचेज करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं सक्षम है? क्योंकि वहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, उनका कंट्रोल नहीं है, उन्होंने मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं रखा, इन्फ्लेशन उनकी लगातार बढ़ती गई, उनकी जो प्राइस दिन में होती है वो प्राइस नेक्स्ट डे मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है, यानी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। तो हमारी जो मौद्रिक नीति है उसके द्वारा मैन क्या कंट्रोल करते हैं कि जो एक तरह से डायनासोर रूपी इन्फ्लेशन है उसको क्या किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वो किसके द्वारा गवर्नमेंट होती है, आरबीआई और एमपीसी के द्वारा। तो इसका मेन टारगेट होता है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कितने प्रकार की मौद्रिक नीतियां होती हैं। तो जो टाइप्स मॉनेटरी पॉलिसी के हैं वो मेनली आपको कुछ किताबों के अंदर इसके 4 या 5 प्रकार बताए गए होंगे, लेकिन ये मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक्सपेंसरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। यानी जो मेन एक्सपेंसरी के इसके अंदर क्या देखा जाता है, आपको मुद्रा प्रसार किया जाता है, मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, जबकि दूसरे के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, यानी क्या किया जाता है कि इसके अंदर जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कंडीशन है, मंदी की या स्लो डाउन की कंडीशन है, और स्लो डाउन की कंडीशन को दूर करना है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो यानी इसमें किस पे फोकस किया जाता है, एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसके अंदर इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, इट विल फैसिलिटेट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। आपको बताया कि इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो वो क्या करता है, इसको फैसिलिटेट करता है। हाउएवर इट इज में लीड टू इन्फ्लेशन। हालांकि जो होता है वो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम लेके चल रहे हैं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन क्यों देखने को मिलेगा, आपने क्या बढ़ाया, मनी सप्लाई बढ़ाया, मनी सप्लाई बढ़ाया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ा तो लोगों की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ेंगे तो चीज़ों के प्राइस क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं अगर हम इस नीति के ऊपर चल रहे हैं तो ये कुछ मात्रा के अंदर इन्फ्लेशन को लीड करती है। इट इज़ डन बाय डिक्रीजिंग इन द इंटरेस्ट रेट। और इसको कैसे कर सकते हैं हम, जैसे साधारण अभी हमारा जो मौद्रिक नीति चल रही है और हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो मनी सप्लाई अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट जो है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट कम करोगे, लोगों के लिए लोन सस्ता होगा, फिर वो चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे फिर वो उपभोक्ता हो, जब उसको सस्ता पैसा मिलेगा तभी तो वो क्या करेगा, अपनी बाइंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। जैसे कि आपको कार परचेज करनी है, लेकिन वर्तमान में अगर कार की इंटरेस्ट रेट 20% है और आपको पता लगे कि कार की इंटरेस्ट रेट 2% कर दी गई है, तो एक इच्छा जागृत होती है कि कार परचेज कर ली जाए। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को कम करके एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी को काम अप्लाई किया जाता है। तो आपको हमने क्या समझा, पहली जो मौद्रिक नीति है एक्सपेंसरी, उसके अंदर क्या होता है कि ये मनी सप्लाई को बढ़ाती है। मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाएगी, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करके, और ये कहीं ना कहीं किसको प्रभावित करेगी, आपके इन्फ्लेशन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आपका था कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या होता है, इसके अंदर उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या किया जाता है, किस पे फोकस किया जाता है, डिक्रीजिंग मनी सप्लाई। जबकि एक्सपेंसरी के अंदर हमने क्या देखा था, उसमें इंक्रीजिंग मनी सप्लाई किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करने पे जोर दिया जाता है। अब मनी सप्लाई को डिक्रीज कैसे करेंगे, आपको पैसा सस्ता मिलेगा तब आप पैसा ज़्यादा लोगे, या पैसा महंगा मिलेगा तो पैसा महंगा मिलेगा तो नेचुरल बात है आप पैसा की डिमांड कम करोगे, डिमांड कम होगी तो पैसे की सप्लाई भी कम होगी। यानी इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। और जब केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है उनको भी पैसा क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। जब उनको पैसा महंगा मिलेगा तो वो पब्लिक को भी पैसा क्या करेंगे, कम महंगा देंगे। और पब्लिक को या इन्वेस्टमेंट को जब पैसा, इन्वेस्टर को पैसा जब महंगा मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो जो मनी की डिमांड है उसको कम करेगा। तो ये क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को इसको बढ़ा के इसको अप्लाई किया जाता है। इट्स लीड टू स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। ये क्या करती है, अगर ये हम लागू करते हैं तो ये क्या करता है, अर्थव्यवस्था में एक स्लो डाउन
लेके आता है, जबकि वो एक्सपेंशनरी के अंदर क्या होता है, एक ग्रोथ लेके आता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। और ये कब अप्लाई किया जाता है, जब देश के अंदर क्या होगा, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, चीज़ों के रेट ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो पैसा मार्केट से कम होता है, डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो इन्फ्लेशन क्या होती है, कंट्रोल होती है। यानी अगर हमें इन्फ्लेशन बढ़ानी है और इकोनॉमी में ग्रोथ लानी है तो हमें एक्सपेंसरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अपनाना चाहिए। और अगर इकोनॉमी के अंदर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को करते हैं। तो ये थे मौद्रिक नीति के मुख्य 2 प्रकार। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इन 2016 आरबीआई एक्ट 1934 वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड ए स्ट्रेचरी बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क। हमारे देश के अंदर क्या किया गया 2016 में, एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट के लिए एक वैधानिक प्रावधान किया गया। किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए या मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति के लिए। वो क्या किया गया, द एम टू कंटेन इन्फ्लेशन विद इन 4% विद द ए बैंड ऑफ +-2%। क्या किया गया कि एक वैधानिक प्रावधान किया गया कि अगर जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको हमें क्या रखना है, 4% पे रखना है, ठीक है। और 4% के अंदर हमें कहाँ तक छूट है इसमें बढ़ने या घटने की, तो +-2, यानी अगर हम 4 में -2 करते हैं तो एक हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। एंड सेकंड, अगर हम 4 में +2 करते हैं तो 6, यानी हम 2% से लेके 6%, इसके बीच में हम क्या टारगेट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम इन्फ्लेशन होती है तो इसके लिए जो इसकी अथॉरिटी है, फिर वो चाहे एमपीसी हो चाहे आरबीआई हो, वो क्या होगी, इसके लिए जवाबदेही होगी। उसका एक वैधानिक दायित्व बनता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान में ये उससे ऊपर चल रही है, लेकिन उसके लिए कई कंडीशंस होती हैं जिसमें देख के चलना पड़ता है। लेकिन एक जो प्रावधान अमेंडमेंट के अंदर जो किया गया था वो क्या किया गया कि जो इन्फ्लेशन है उसको 4% के ऊपर हमें रखना है और +-2% तक हम उसको जाने दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी के। इसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको परिभाषा में शुरू में बताया गया कि मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है इसका, कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है, मूल्य स्थिरता है, उसको बना के रखा जाए। यानी मूल्य ना ही तो ज़्यादा बढ़ने चाहिए और ना ही कम होने चाहिए। मूल्य ज़्यादा बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी और मूल्य को बिल्कुल स्टेबल कर दिया जाएगा तो क्या होगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा। तो यानी प्राइस को ऐसी जगह मेंटेन किया जाता है जहाँ से क्या हो, इन्फ्लेशन भी ना बढ़े और जो इन्वेस्टर या जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो गति है या रोजगार है वो भी बना रहे। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, मनी सप्लाई को इस हिसाब से कंट्रोल करना होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेंटेन रहे, यानी हमारी जीडीपी बढ़ती रहे। तीसरा उद्देश्य इसका है रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की जो पूर्ति है उसको निर्धारण करना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति को मुद्रा की पूर्ति को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। और अगर स्लो डाउन चल रहा है तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दिया जाएगा। यानी हमें रेगुलेट मनी सप्लाई को करना है इकोनॉमी के अंदर। कैसे देख के, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए और प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट वन इज प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। यानी इंटरेस्ट रेट के द्वारा क्या किया जाता है, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसको क्या किया जाता है, बूस्टअप किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो सेविंग क्या होंगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगर आपको आपके पैसे के ऊपर ब्याज बैंक ज़्यादा दे रहे हैं तो आप उसे बिजनेस में लगाने के बजाय क्या करोगे, आप उसकी बचत करोगे। तो इसने क्या बढ़ा दिया, बचत को। और अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है तो आप अपना पैसा क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करना देखोगे, फैक्ट्री वगैरह में या किसी भी रोजगार में लगाना चाहोगे ताकि वहाँ से आपको अर्निंग हो। तो ये क्या करती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। और ये सारी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल होती है, इंटरेस्ट रेट के द्वारा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग एक्सचेंज एंड स्टेबिलिटी, को इसको कंट्रोल रखता है। मैनेज द इकोनॉमी ड्यूरिंग वेरियस फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होते हैं आपके, मंदी, तेजी, बूम जो आते रहते हैं, रिसेशन जो आते हैं, ये सारे क्या होते हैं, बिजनेस साइकिल होते हैं। और बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्या करती है, जो अर्थव्यवस्था को जो है वो जो बिजनेस साइकिल होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसके दौरान क्या करती है, इसको मैनेज करती है। कैसे मैनेज करेगी, जैसे कि बूम चल रहा है, बूम चल रहा है तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई क्या हो सकता है, तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को कम रखेगी, उनको उपलब्ध करवाएगी। इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रही है, रिसेशन आ रहा है, उस टाइम क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। अब मंदी का दौर चल रहा है तो अर्थव्यवस्था में अगर मंदी चल रही है उसको दूर करना है तो मंदी दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोजगार बढ़ाने पड़ेंगे, और या फिर निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। तो रोजगार और निवेश कैसे बढ़ेंगे, निवेश बढ़ाना है तो पैसा कैसे हो, सस्ता मिले तो इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। जब सस्ता पैसा मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो मंदी का दौर है वो दूर होगा। तो ये इस तरह से बिजनेस साइकिल को क्या करती है, मौद्रिक नीति कंट्रोल या मैनेज करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर।
यानी इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य क्या है, ये मौद्रिक नीति किसके द्वारा की जा रही है, एक सेंट्रल बैंक के द्वारा की जा रही है और बैंकों के लिए तो की जा रही है। तो ये क्या करती है, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर करती है, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, जो आपको समझा दिया गया कि कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये थे आपके मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू।